नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम चाइल्ड डेवलपमेंट बाल मनोविज्ञान से पार्ट नंबर 17। ठीक है दोस्तों, आज की जो क्लास है ये दोस्तों हमारी 17वीं क्लास है। इससे पहले दोस्तों हमने 16 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं सीडीपी से, बाल मनोविज्ञान चाइल्ड डेवलपमेंट से। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। या फिर दोस्तों इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वहाँ पर मैं सभी वीडियोज़ का लिंक दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं, वहाँ से भी तैयार कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चंस के साथ हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से डिफाइन किया गया है, प्रत्येक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर किया गया है। तो आप लोग अच्छे से देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर जरूर बनाएगा। सभी टॉपिक्स को कवर किया गया है, तो आप लोग अच्छे से देखें। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। टॉप 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपकी परीक्षा की दृष्टि से। यूपी टेट 2026 के लिए रामबाण क्लास होने वाली है। ठीक है, तो क्लास को एंड तक देखें, पूरा वीडियो वॉच करें, प्रत्येक क्वेश्चन को लगाएं और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा रहा, क्वेश्चन कैसे रहे, आपका स्कोर क्या रहा, आपने 30 में से कितने क्वेश्चन को सही किया। उत्तर प्रदेश टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश आपका जो यूपी टेट होता है इसमें दोस्तों आपके 30 प्रश्न सीडीपी से पूछे जाते हैं। ठीक है, बाल मनोविज्ञान से पूछे जाते, तो हम वही उसी की तैयारी करें, वही लेकर के आए हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है, तो क्लास में एंड तक बने रहिए और पूरा मॉक टेस्ट लगा करके उठिएगा। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से जरूर लगाइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपकी स्क्रीन पर कमेंट कीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है केवल चूहों तथा बिल्लियों में, केवल मनुष्यों में, सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती है, या दोस्तों केवल कलाकारों में। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम एक ट्रिक के साथ करेंगे। जहाँ पर भी दोस्तों आपका केवल शब्द आया है इनको सबको काट दीजिए। ठीक है, ये आपके दोस्तों जो नेगेटिव टैग वर्ड है, ये नेगेटिव टैग वर्ड है, ये आपका सभी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएंगे। केवल चूहों तथा बिल्लियों में ही पाया जाता है मूल प्रवृत्ति, केवल मनुष्यों में, ठीक है, केवल कलाकारों में। तो केवल जो शब्द है ये हमारा दोस्तों नेगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आएगा। तो सभी को काट दीजिए, आग मीच के लगा दीजिए सी वाला। ठीक है, सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती है मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था, तो दोस्तों मैकडूगल ने दिया था। ठीक है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति परंपरागत या जन्मजात मनोशारीरिक प्रवृत्ति है जो प्राणियों को किसी निश्चित वर्ग की वस्तु को देखने, उसके प्रति ध्यान देने, उसे देखकर एक विशेष प्रकार की संवेगात्मक उत्तेजना का अनुभव करने और उससे संबंधित एक विशेष ढंग से कार्य करने या कम से कम इस प्रकार की क्रिया के आवेग को अनुभव करने के लिए बाध्य करती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियाँ बताई, तो दोस्तों 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई थी। ठीक है, मूल प्रवृत्तियों का जो सिद्धांत है वो मैकडूगल का ही है। ठीक है, उन्होंने कुछ विशेषताएं भी बताई थी मूल प्रवृत्तियों की। मूल प्रवृत्तियाँ जो होती हैं वो दोस्तों आपकी जन्मजात होती हैं। ठीक है, मूल प्रवृत्ति जो होती हैं वो जन्मजात होती हैं। मूल प्रवृत्तियाँ सभी प्राणियों में एक समान पाई जाती हैं। मूल प्रवृत्तियाँ आदत से भिन्न होती हैं। मूल प्रवृत्तियाँ नष्ट नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, इनको भी आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। सभी क्वेश्चंस को ऐसे ही करेंगे अच्छे से एकदम क्लियर करके विद कॉन्सेप्ट के साथ। तो कॉपी और पेन से साथ में लेकर के बैठा करिए, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी क्वेश्चन से संबंधित उनको हम डिस्कस करते चलेंगे, तो आप लोग उनको नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से करेंगे क्लास के लिए। तो क्लास में एंड तक बने रहिए और प्रयास अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। यूपी टेट 2026 के लिए रामबाण क्लास है। यूपी टेट 2026 की हम तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तैयारी करें तो यहाँ पर 30 प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं, तो सीडीपी से 3 क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ और प्रत्येक मॉक टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस के साथ लेकर के आ रहा हूँ, तो आप लोग अच्छे से देखते रहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में से शामिल है, किस अनुच्छेद में दिया हुआ है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 45 या दोस्तों अनुच्छेद 21A में। ठीक है, बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है दोस्तों, अनुच्छेद 21A में। ठीक है, अनुच्छेद 21A जो है हमारा अनुच्छेद 21A में 21A में दे रखा है दोस्तों, क्या प्रावधान है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है।
ठीक है दोस्तों। और 21 ए, अनुच्छेद 21 ए जो है ये दोस्तों आपका 86वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा कब जोड़ा गया था? 2002 में जोड़ा गया था। इसमें दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बात करें अनुच्छेद 15 की, तो ये भी आपका दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 15 क्या है? राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, अनुच्छेद 15 के तहत। ठीक है, बात करें अनुच्छेद 26 की, तो अनुच्छेद 26 जो है ये दोस्तों आपका धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता को दर्शाता है। ठीक है, हम किसी भी धर्म से हो, हमें अधिकार है कि हम कोई भी धार्मिक कार्य कर सकते हैं। अनुच्छेद 45 के अनुसार 6 से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध दर्शाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप लोग नोट डाउन करिएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्रेस्मर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है? ठीक है, क्रेस्मर ने व्यक्ति को कितने मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया है? सुडोलकाय, लंबकाय, गोलकाय या दोस्तों इनमें सभी में। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है दोस्तों। ठीक है, क्रेस्मर ने दोस्तों शारीरिक रचना के दृष्टिकोण से क्रेस्मर ने दोस्तों सन 1925 में, ठीक है, 1925 में व्यक्तित्व को 3 प्रमुख भागों में वर्गीकृत किया। ठीक है, लंबकाय, सुडोलकाय और गोलकाय। लंबकाय के अंतर्गत इस प्रकार के व्यक्ति आते हैं जो दुबले पतले होते हैं। ठीक है, और सुडोलकाय के अंतर्गत कैसे व्यक्ति आते हैं? जो हष्टपुष्ट होते हैं, स्वस्थ होते हैं, है ना, जिनका सीना चौड़ा हो, उभरी हुई मजबूत भुजाएं होती हैं, है ना दोस्तों। और गोलकाय जो होते हैं दोस्तों, इस प्रकार के व्यक्ति आते हैं कद में नाटे, छोटे, गोल और चर्बी वाले होते हैं। ठीक है, ये सामाजिक होते हैं गोलकाय व्यक्ति। तो 3 भागों में वर्गीकृत किया, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? टीईटी मतलब टेट का। ठीक है, टेट का जो उद्देश्य है वो किसका मापन है? अभिक्षमता, वैश्विक क्षमता, अभिवृत्ति या दोस्तों मूल्य। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है दोस्तों, अभिक्षमता। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, इसको आप लोग मैनेज कीजिएगा, लिख लीजिए। ठीक है, अभिक्षमता, तो अभिक्षमता का मापन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? संघनन का सिद्धांत, तो संघनन का सिद्धांत जो है ये दोस्तों आपकी स्मृति की व्याख्या करता है, मेमोरी की व्याख्या करता है, स्मृति। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी? ठीक है, पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी थी? ठीक है, शैक्षिक लब्धि जिसको हम EQ बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, इसका जो सूत्र होता है EQ का क्या होता है? EQ का सूत्र होता है दोस्तों EA/CA। EA मतलब एजुकेशनल एज, और CA का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, और गुणा में होता है इसका दोस्तों आपका 100। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन करिएगा। ये जो अवधारणा दी थी शैक्षिक लब्धि की, ये किसने दी थी? तो दोस्तों ये आपकी सिरिल वर्ट ने दी थी। किसने दी थी दोस्तों? सिरिल वर्ट ने। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। सिरिल वर्ट के अनुसार जिस बालक की शैक्षिक लब्धि 85 से कम होती है उसे पिछड़ा बालक कहा जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? ठीक है, उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या दोस्तों अभिक्षमता। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है दोस्तों, ये अभिक्षमता। अभिक्षमता मतलब क्या है? तो टेट जो है ये दोस्तों आपका क्या है? अभिक्षमता का क्या करता है? मापन करता है। ठीक है, वैधता हो जाएगा, विश्वसनीयता हो जाएगा, वस्तुनिष्ठता, ये तीनों दोस्तों आपके उत्तम परीक्षण की विशेषता है। ये दोस्तों आपका भिन्न हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये टेट से संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? हमसे पूछा है कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। द्वितत्व का सिद्धांत, एक तत्व का सिद्धांत, ठीक है, और आपका तीसरा क्या है? तीसरा है दोस्तों आपका प्रत्यगमन का सिद्धांत और दोस्तों बहुबुद्धि सिद्धांत। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है दोस्तों, प्रत्यगमन का सिद्धांत।
ठीक है। प्रत्यय प्रत्यागमन का सिद्धांत, ये दोस्तों आपका बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, एक तत्व हो गया, द्वितत्व हो गया, बहुतत्व हो गया, ये सभी दोस्तों आपके किसके सिद्धांत हैं? ये बुद्धि के सिद्धांत हैं। इनको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, प्रत्यगमन का सिद्धांत बुद्धि के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। प्रत्यगमन का जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत वंशानुक्रम के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। वंशानुक्रम, इसके प्रतिपादक मनोवैज्ञानिक सोरेंस हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। किसने दिया है? ये सोरेंस ने दिया है। प्रत्यागमन के नियम के अनुसार संतान में माता पिता के विपरीत गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, प्रत्यागमन का सिद्धांत किसने दिया है? तो दोस्तों सोरेंस ने दिया है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखें। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ठीक है, हमसे पूछा है दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा दोस्तों, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि को अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत नहीं माना जाता है। अंतःस्रावी तंत्र जो होते हैं, अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत 8 मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियाँ आती हैं, जैसे पीयूष ग्रंथि हो गई, ठीक है, थायराइड ग्रंथि हो गई, ठीक है, और एक आपकी ये दे रखी है एंड्रिनल ग्रंथि, जिसको अग्नाशय ग्रंथि भी कहते हैं, पैराथायराइड ग्रंथि होती है। ये सभी दोस्तों इसकी अंतःस्रावी के अंतर्गत आती हैं, तो नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। द्वितीय अवस्था पूछी है। ठीक है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, और पियाजे कहाँ के निवासी थे? तो दोस्तों स्विट्जरलैंड के निवासी थे। पियाजे ने बच्चों के लिए नन्हे वैज्ञानिक भी कहा है, ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया है। ठीक है, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई दोस्तों। ठीक है, कितनी अवस्थाएं बताई? 4 अवस्थाएं बताई। ठीक है दोस्तों, संवेदनात्मक गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो सबसे पहली जो है ये है दोस्तों आपकी संवेदी गामक अवस्था। ठीक है, संवेदी गामक यहाँ दे रखी है हमारी। इसकी जो अवस्था 4 बताई थी उन्होंने, और इसकी जो आपकी दोस्तों इसका जो समय है वो है दोस्तों आपकी 0 से 2 वर्ष, मतलब जन्म से 2 वर्ष बताया गया है। दूसरी है दोस्तों आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसकी जो आयु सीमा है वो दोस्तों आपकी 2 से कितनी है दोस्तों? 5 वर्ष है। 7 वर्ष होती है, 2 से 7 वर्ष है। तीसरी है दोस्तों आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसकी जो आयु सीमा है वो दोस्तों आपकी 7 से 11 होती है। और चौथी है दोस्तों आपकी कौन सी? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये दोस्तों आपकी 11 से 15 मानी गई है। ठीक है, 11 से ऊपर, तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। हमसे पूछिए दोस्तों सेकंड दूसरी, तो दूसरी होती है दोस्तों आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, 2 से 7 वर्ष, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, वो क्वेश्चन नंबर 10 था दोस्तों हमारा, ये 11 है। निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? ठीक है, सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि पूछी है हमसे। ठीक है, तो ये हो जाएगी दोस्तों आपकी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा दोस्तों, अंतर्दर्शन। ठीक है, अंतर्दर्शन जो है शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि के अंतर्गत आती है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो अल्बर्ट बंडूरा ने जो सिद्धांत दिया वो दोस्तों आपका सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। प्रयोग किस पे किया था? तो बेबी डॉल पर किया था। ठीक है, इनके अनुसार बच्चा जो है वो अनुकरण के माध्यम से सीखता है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अधिगम में पठार निम्न में से किस कारण बनता है? तो अधिगम में जो पठार बनता है वो किस कारण बनता है? तो वो दोस्तों आपका परिपक्वता द्वारा बनता है, परिपक्वता द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल, सॉरी दोस्तों, थकान के द्वारा बनता है, ना कि परिपक्वता के द्वारा, थकान के द्वारा। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। अधिगम में पठार जो बनता है वो दोस्तों थकान के द्वारा बनता है। ठीक है, रॉस के अनुसार रॉस ने क्या कहा है? तो सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है। ये उस अवधि को बताते हैं जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है, तो उसी को पठार माना गया है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापन हेतु प्रयुक्त होता है? दर्पण चित्र परीक्षण, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो दर्पण चित्र परीक्षण जो है ये दोस्तों आपका अधिगम अंतरण, ठीक है, अधिगम अंतरण को मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ये दोनों काम जरूर कीजिएगा। और वीडियो को शेयर करते रहिए सभी दोस्तों में, क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों ईमानदारी से, ठीक है। एक अच्छे नागरिक, अच्छे स्टूडेंट के नाते ये काम जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर जरूर करें, जितने भी आपके ग्रुप हैं सभी में शेयर कर दीजिए। यूपी टेट के लिए बहुत ही रामबाण क्लास करा रहा हूँ, यूपी टेट 2026 के लिए, तो आप लोग अच्छे से देखते रहिए और सभी चीज़ों को नोट डाउन करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्लास की जो टाइमिंग है वो दोस्तों हमारी 9 बजे है, 9 बजे हमारी क्लास होती है, तो आप लोग अच्छे से देखें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर जरूर बनाएं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? क्लाउड पिक्चर, ठीक है। तो क्लाउड पिक्चर जो है ये दोस्तों किसके मापन में किया जाता है? तो दोस्तों ये हमारा व्यक्तित्व मापन के लिए किया जाता है। क्लाउड पिक्चर परीक्षण व्यक्तित्व मापन में प्रयुक्त होता है, इस चीज़ को आप लोग याद रखें। यह व्यक्तित्व मापन की एक प्रक्षेपी विधि है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? ठीक है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक पूछा है। वातावरण, वंशानुगुण, खेल तथा व्यायाम, या ये सभी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है दोस्तों। शारीरिक विकास को जो प्रभावित करते हैं वो दोस्तों वातावरण भी करता है, वंशानुक्रम भी करता है, खेल तथा व्यायाम भी करता है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, बुद्धि लब्धि की, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है दोस्तों, ठीक है। मानसिक आयु मतलब होता है MA, और बटे में होता है CA, और गुणा में होता है भैया आपका 100, ठीक है। तो ये हमारा दोस्तों किसका सूत्र है? बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है मानसिक आयु गुणा 100 बटे में वास्तविक आयु, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल एज। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की है? ठीक है, विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की है? तो दोस्तों ये आपकी डीवी ने की है, जॉन डीवी ने, ठीक है, याद रखिएगा। विचारात्मक चिंतन की जो चर्चा की है वो दोस्तों आपकी जॉन डीवी ने की है। ये सबसे उच्च स्तर के चिंतन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। वीडियो को शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 19 है, आगनात्मक तर्क स्तरों में कौन शामिल नहीं है? ठीक है, आगनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। तो इसमें दोस्तों हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है दोस्तों, इसमें हमारी कल्पना जो है ये शामिल नहीं होती है, ठीक है। आगनात्मक तर्क स्तरों में प्रयोग होता है, अवलोकन होता है, सामान्यीकरण। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना, ठीक है, क्या कहलाता है? स्मरण कहलाता है, विस्मरण कहलाता है, धारण या चिंतन। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है दोस्तों, विस्मरण कहलाता है, ठीक है, विस्मरण है, ठीक है। सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में जो असफलता होती है उसको दोस्तों क्या कहते हैं? विस्मरण कहते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? ठीक है, 5 वर्ष का मोहन है और उसकी मानसिक आयु कितनी है? 8 वर्ष है, ठीक है दोस्तों। कितनी है दोस्तों? 8 वर्ष है। तो इसको हमें उसी सूत्र से निकालना है। बुद्धि लब्धि वाला जो सूत्र है हमारा दोस्तों MA/CA और गुणा में 100, ठीक है। तो 5 वर्ष का मानसिक आयु कितनी है उसकी दोस्तों? मानसिक आयु है दोस्तों 8 वर्ष। वास्तविक आयु कितनी है? 5 वर्ष, ठीक है। तो खटाक से निकाल देंगे। अब क्या है दोस्तों, वास्तविक आयु हमारी नीचे रहेगी और जो हमारी वास्तविक आयु है वो हमारी कहाँ रहेगी? ऊपर रहेगी, ठीक है दोस्तों। मानसिक आयु ऊपर, वास्तविक आयु नीचे। तो 8 बट्टे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा और गुणा में हम 100 कर देंगे, ठीक है। तो इसको काटेंगे, कितनी बार जाएगा? 20 पंजे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो 8 की गुणा जब हम 20 में करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 160, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 21 के लिए ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा, ठीक है। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? बुद्धि लब्धि होगी दोस्तों 160, ठीक है। तो बुद्धि लब्धि जो होती है वो दोस्तों हमारी IQ होता है, IQ लेवल होता है, ठीक है। IQ निकालने का जो सूत्र होता है, एक बार और ट्राई करते हैं, ठीक है, ये बताता हूँ आपको। IQ निकालने का सूत्र होता है दोस्तों MA/CA, ठीक है, और गुणा में होता है भाई 100, ठीक है। तो इजीली तरीके से कर रहे हैं हम, और बराबर। तो MA कितना है दोस्तों हमारा? इसमें MA दे रखा है दोस्तों हमारा 8 वर्ष, ठीक है। MA मतलब मानसिक आयु, तो मानसिक आयु जो दे रखी है वो 8 वर्ष दे रखी है। 5 वर्ष जो है ये दोस्तों आपकी वास्तविक आयु है, ठीक है, और गुणा में हमारा 100 दे रखा है। तो 5 से काटेंगे तो 20 पंजे 100 हो जाएगा,
ठीक है, अब बचा क्या हमारे पास, 8 × 20 बचा। तो जब हम इन दोनों की गुणा करेंगे 8 × 20 की, तो 160 ही तो आएगा, 8 दूनी 16, ठीक है, तो 160 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया हो तो लाइक कीजिएगा और यस लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इनमें से कौन सा IQ स्तर मंदबुद्धि बालकों का परीक्षण योग्य IQ स्तर कहलाता है। ठीक है, मंदबुद्धि की बात हो रही है। ठीक है, तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। ठीक है, 36 से 49, 36 से 49 जो है ये दोस्तों आपका किसका स्तर है, मंदबुद्धि बालकों के लिए है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 रोरसा डंक इंक पॉइंट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। ठीक है, रोरसा इंक पॉइंट, ये डंक लिख गया है, इंक पॉइंट है ये। ठीक है दोस्तों, इंक पॉइंट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। तो रोरसा स्याही धब्बा जो परीक्षण है ये दोस्तों आपका किसके मापन हेतु, ये दोस्तों आपका व्यक्तित्व मापन के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। ठीक है, रोरसा इंक ब्लॉक टेस्ट। ठीक है, रोरसा का स्याही धब्बा परीक्षण भी कहते हैं इसे। ठीक है, तो ये व्यक्तित्व मापन का परीक्षण है, तो इसको आप लोग याद रखें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। यह विस्मृति का कारण नहीं है। ठीक है, यह विस्मृति का कारण नहीं है। विस्मृति मतलब जो हम चीज़ों को रिवाइज करते हैं, जो चीज़ों को दोहराते हैं, उनमें जो दिक्कत आती है, परेशानी आती है, उन्हीं को दोस्तों हम विस्मृति कहते हैं। ठीक है, तो इनसे पूछा है यह विस्मृति का कारण नहीं है, इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, तो स्मरण करने की क्षमता। ठीक है, इच्छा, स्मरण करने की जो इच्छा है वो दोस्तों आपका विस्मृति का कारण नहीं होता है। सीखने में कमी, मानसिक द्वंद्व, सीखने की दोषपूर्ण विधियाँ, ये तीनों होते हैं। ठीक है, विस्मृति के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। यह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, वह कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है, तो वह दोस्तों आपका क्या कहलाता है, तो दोस्तों वह आपका क्या कहलाता है, सांख्यिकी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन से इससे भिन्न है। ठीक है, निम्न में से कौन से इससे भिन्न पूछा है, तो बताइए यहाँ पर कौन सा भिन्न है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट होगा, रेवन का परीक्षण। रेवन का परीक्षण शेष से दोस्तों भिन्न है। ठीक है, रेवन का जो परीक्षण है यह बुद्धि मापन के अशाब्दिक परीक्षणों का एक उदाहरण है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा किसका है दोस्तों, ये आपका अशाब्दिक परीक्षणों का एक उदाहरण है, जिसमें विद्यार्थी को एक अपूर्ण प्रतिरूप दिखाया जाता है और उसे दिए गए अनेक वैकल्पिक प्रतिरूपों में से उस विकल्प को चुनना होता है जिससे अपूर्ण प्रतिरूप पूरा हो सके। ठीक है, और 16 PF TET तथा ड्रॉ ए मैन परीक्षण ये संबंधित है व्यक्तित्व से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का प्रतिपादक है। ठीक है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया, तो ये जो दिया था ये थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत का प्रतिपादक है। ठीक है, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया, तो ये दोस्तों आपका गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था दोस्तों, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने। ठीक है, गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान कौन कौन थे, कॉफका हो गया है ना, कोहलर हो गया और वर्दीमर हो गया, ये सभी दोस्तों आपकी गेस्टाल्टवादी थे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। मैकडोगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंधित होता है। तो संवेग जो होता है ये दोस्तों प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंधित होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। मैकडोगल की जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो 14 मूल प्रवृत्तियां बताई उन्होंने। वे जन्मजात मूल प्रवृत्तियां होती हैं सभी, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 14 जो मूल प्रवृत्तियां हैं, पलायन हो गया है ना, युजुत्सा हो गया, निवृत्ति हो गया है ना, वात्सल्य हो गया, शरणागति हो गया, जिज्ञासा, काम प्रवृत्ति है ना, दैन्य भाव, आत्म स्थापना, सामूहिकता। ठीक है, ये सभी दोस्तों इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। पूर्व अनुभव के आधार पर, ठीक है, प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है, संवेदना कहलाता है, अभिप्रेरणा या दोस्तों कल्पना।
बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। लास्ट क्वेश्चन है आपकी क्लास का। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा दोस्तों, प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। ठीक है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। तो ये थी आज की क्लास 30 क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, यूपी टेट स्पेशल। ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसी रही। ठीक है दोस्तों, और प्रयास अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए भाई। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो वीडियो को शेयर जरूर करें सभी दोस्तों में, और वीडियो को जरूर पहुंचाएं सभी दोस्तों के साथ। ठीक है दोस्तों, आपका स्कोर क्या रहा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो के लिए एक फीडबैक जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चंस नए मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।